समाज के प्रत्येक आयाम में कार्य करने वाले कई नेताओं, नौकरशाह, अधिकारियों, मंत्रियों को हम लगातार देखते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है जो शांतिपूर्वक पर्दे के पीछे रहकर अनामिकता का भाव रखते हुए समाज में केवल समस्या ही नहीं बल्कि उनके उचित समाधान की सतत चिंता करता है। और वह चिंता किसी समय की मोहताज नहीं है, बल्कि आजीवन इसी चिंता में लगा हुआ रहता है। नमस्कार, यह है डीटी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांक चंद। आज के विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर अतुल कोठारी। आज के बातचीत में हम मिस्टर अतुल कोठारी से जानेंगे कि इस कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या अहम भूमिका रही है और आने वाले समय में क्या रहेगी। साथ ही जानेंगे शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके बारे में क्या इम्प्रूव है पुरानी शिक्षा नीति के आज के कंपैरिजन में। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में। सर, धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है सर। ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से ग्रसित है और इस समय ऑनलाइन एजुकेशन ही एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो सर, ऑनलाइन एजुकेशन और जो ऑफलाइन एजुकेशन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, इसको आप किस तरीके से भिन्न देखते हैं सर? क्या आपके क्या विचार हैं इस पे? बहुत आपने एक वर्तमान में जो एक संकट समस्या है उसके समाधान दोनों बातें इसमें, ऐसा एक प्रश्न आपने पूछा है। जी सर। ऐसा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो शिक्षा की बात है दोनों, तो दोनों की आवश्यकता और उनकी उपयोगिता है। हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष शिक्षा का ये विकल्प नहीं है। उसमें सहायक की भूमिका ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है। लेकिन अभी जो पिछले 1.5 वर्ष से हम सब लोग कोरोना महामारी के कारण अधिकतर लोग घरों में बंद हैं और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद है, तो ऐसे समय में यही एक माध्यम ऑनलाइन एजुकेशन का है कि जिसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। आज हम भी बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन है तभी हम बात कर पा रहे थे, तो हम भी शायद बात नहीं कर पाते। जी सर, बिल्कुल। तो इस दृष्टि से, और दूसरी बात ये कि भविष्य के दृष्टि को ध्यान में रखकर भी हमारे दूर दराज के गांवों तक, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम ऑनलाइन शिक्षा हो सकता है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ स्थिति है कि दूर दराज के गांवों से लड़कियों को विशेष करके हम्म। उन अभिभावक शहरों में पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेजना नहीं चाहते हैं। हम्म। तो ऐसे समय में वो लड़कियां घर बैठे ही पढ़ाई अपनी कर सकती हैं। तो इस दृष्टि से भी ऑनलाइन एजुकेशन का विचार कर सकते हैं। तो ये अभी आगे के दिनों में, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी एक निर्णय किया है जी सर। जिसको अंग्रेजी में ब्लेंडेड एजुकेशन कहते हैं, मिश्रित शिक्षा, जी। कि 60% ऑफलाइन 40% ऑनलाइन, ऐसा एक प्रपोजल यूजीसी ने रखा है। तो आगे के दिनों में ये एक नया आयाम अपने साथ जुड़ जाएगा। जी तो उस आयाम का भी जितना लाभ है, जितनी आवश्यकता और उपयोगिता है, उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। सर, इस कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थाओं का क्या अहम रोल रहा है? क्या उन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई है सर? ये तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। जी सर। क्योंकि मैं लगभग समझिए कि एक 45-50 साल से सुन रहा हूँ, जी। और 35-40 साल से सब मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि हमारे शैक्षिक संस्थान टापू नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो देश में अभी तक साधारण ये स्थिति थी कि हमारे संस्थान टापू जैसे थे। बड़े बड़े संस्थान है, एसी है, सब है वहां, लेकिन पास में झुग्गी झोपड़ी है तो उसका उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में शैक्षिक संस्थानों की एक निश्चित भूमिका होनी चाहिए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इस पर विचार किया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने पहले से ही जब से काम शुरू किया तब इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
लेकिन इस कोरोना महामारी में जब शुरुआत हुई गत अप्रैल में, मार्च अप्रैल से, तब हमने एक पत्र देश भर के शैक्षिक संस्थानों को भेजा था कि इस कोरोना महामारी में शैक्षिक संस्थान क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और बाद में अभी दूसरी लहर आई तो उसमें भी हमने एक पत्र भेजा। जी और आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जुड़ी संबंधित ऐसी देश में सैकड़ों संस्थाओं ने ये भूमिका का निर्वाह किया है इस बार। तो मैं समझता हूं कि शैक्षिक संस्थान एक टापू नहीं होना चाहिए। समाज के सुख दुख में सहभागी होने वाले, समाज को निर्देश करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले संस्थान बनने चाहिए। और इस दिशा में धीरे धीरे कार्य शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि देश में अभी लगभग समझिए कि 1000 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के संस्थान है, जी 40,000 से अधिक महाविद्यालय कॉलेज है, और लगभग 18 लाख से ज्यादा विद्यालय स्कूल है हमारे देश में। अगर ये सारे संस्थान धीरे धीरे इस दिशा में अगर कदम बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत में कोई भी समस्या निर्माण होती है उनका समाधान हमारे पास उपलब्ध होगा। बिल्कुल तो सर। इस दिशा में वातावरण बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और इस कोरोना महामारी में अनेक संस्थानों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, इवन वेंटिलेटर तक बनाए कुछ संस्थानों ने, तकनीकी संस्थानों ने। जी और सर। साथ साथ कई संस्थानों ने समाज को खाना देने का काम, सरकार के सहयोग के लिए क्वारंटाइन सेंटर खड़ा करने के लिए अपने संस्थान दिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों ने काम प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत उचित दिशा में ये कार्य आगे बढ़ रहा है। तो जी शैक्षिक संस्थानों की एक जो निश्चित भूमिका हमारे देश में पहले थी पूर्व में, लेकिन पिछले 200 साल से ये गायब हो गई थी, तो फिर से उनको पुनर्स्थापित करने का एक सुंदर अवसर ये प्राप्त हुआ है और ये कार्य प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल सर, ये अभी कुछ दिन पहले एक केस देखने को भी मिला था कि आईआईटी खड़गपुर पुर के एक प्रोफेसर ने पॉकेट वेंटिलेटर बनाया था। जो एक पॉकेट वेंटिलेटर का काम था कि अगर कोई ऑक्सीजन से जूझ रहा है तो कम से कम उसको ऑक्सीजन, कुछ लिमिटेड ऑक्सीजन तो सप्लाई हो ही सकती है। तो ये वास्तव में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस कोरोना के समय में। सर दो प्रकार की उनकी भूमिका हो सकती है। जी सर। एक है सामाजिक भूमिका और दूसरी शैक्षिक भूमिका। जी सर। तो सामाजिक भूमिका की तरह जो इस प्रकार के लोगों को उन्होंने मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिए, खाना दिया, आदि आदि काम किए, हम्म। वो एक सामाजिक भूमिका है इस समय। शैक्षिक भूमिका ये है कि हमने एक कार्य शुरू किया है एकेडमिक दृष्टि से कि कोरोना के साथ और कोरोना के बाद शिक्षा में क्या क्या बदलाव, परिवर्तन आवश्यक है। तो इस दृष्टि से ये काम शुरू हो गया है। जैसा आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे कुछ संस्थानों ने स्वयं वेंटिलेटर बनाकर, आईआईटी ने वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिए। दक्षिण भारत में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने नर्स का कार्य करने वाला रोबोट बनाकर दिया। बिल्कुल सर। ट्रिपल आईटी भागलपुर ने, उन्होंने एक ऐप तैयार किया है कि जो कोरोना की जांच कर सके। अभी वो आईसीएमआर के उसमें गया है, तो फाइनल पास हो जाएगा तो आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे संस्थानों ने, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है हमारे सामने कोरोना की। बिल्कुल सर। लेकिन हमारा तो ध्येय वाक्य है कि समस्या नहीं, समाधान की चर्चा करो। तो चुनौती को अवसर में बदलना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बिल्कुल सर, मैं तो आपकी इस बात से चुनौती बिल्कुल एग्री हूँ। चुनौती को तो मात करना ही है, हम्म। लेकिन इसको एक अवसर के रूप में भी देखना है। जी तो सर। इस माध्यम से हमारे शैक्षिक संस्थानों में जो अभी तक काम नहीं हो रहा था, ऐसे रिसर्च का, इनोवेशन का काम धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है, उसको गति देना। कि जो जो संस्थान, अपनी अपनी संस्थान की अलग अलग प्रकृति रहती है, अलग अलग उनके पाठ्यक्रम है, तो उसके अनुसार वो सामाजिक दृष्टिकोण से, देश की आवश्यकता की दृष्टि से, लोकल नीड, स्थानीय आवश्यकता की दृष्टि से इस प्रकार का इनोवेशन, नवाचार और शोध, रिसर्च के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान देश को दे सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की भूमिका शैक्षिक संस्थानों की अच्छी तरह से आगे बढ़नी चाहिए। सर आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन से हमारे जो समाज में जो लड़कियां होती हैं उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, कुछ समाज में ऐसा है। ये बात बिल्कुल सत्य है सर। लेकिन सर ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना काल में एक ज्यादातर लोग ऑनलाइन एजुकेशन को ही फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन सर ये काफी हद तक एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं बच्चों को और नैतिक मूल्य शिक्षा होती है उससे वंचित कर रहे हैं। तो ये सब सभी पक्षों की किस तरीके से भरपाई हो पाएगी सर? बहुत ठीक बात आपने कही है। इसमें दो प्रकार की बात है कि संपूर्ण जो प्रत्यक्ष शिक्षा का विकल्प, तो मैंने पहले ही कहा, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकता, जी सर। परंतु विकल्प खड़े किए जा सकते हैं। थोड़ा हमारे यहाँ उस पर अभी काम करने की आवश्यकता है। हमने ऑनलाइन एजुकेशन पर भी कई प्रकार के वेबिनार सेमिनार किए हमने, जी। और इस दिशा में काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 10 जुलाई को ही आईआईटी खड़गपुर में हम साथ मिलकर एक राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं वहां। जी। इसका विषय ऑनलाइन एजुकेशन एक प्रमुख विषय है। जी सर। तो ऑनलाइन एजुकेशन जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको कहते हैं सहशैक्षिक गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए, वो भी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने वैदिक गणित हम पर काम कर रहे हैं, तो वैदिक गणित के ऑनलाइन क्लासेस हमने पहले जो लॉकडाउन था तब चलाए, तो आपको आश्चर्य होगा 92,000 छात्र ने उसमें सहभागिता की, और ओ। भारत के नहीं, कुछ विदेश के बाद छात्र भी इसमें जुड़े। अच्छा। हमने बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर एक 5 ही दिन का समय हमारे पास था, और हमने घोषणा की कि गत साल तो अपनी से शुरू हुआ था लॉकडाउन, तो हमने 8-9 तारीख को ही वेबसाइट पर डाला, और हमने विद्यालय के बच्चों के पास बाबा साहब आम्बेडकर के चित्र मंगाए और उनकी एक प्रतियोगिता की। 87,000 चित्र पेंटिंग्स हमारे पास बच्चों ने भेज दिए, सिर्फ 80 5 दिन में ही। 87,000। 87,000। ओ माय हाँ, गॉड। और इसके कारण हमको 8 दिन परिणाम देर से देना पड़ा, क्योंकि हमको लगा था कि ये तो पहला ही प्रयोग था हमारा भी, जी। कि 200, 400, 500 चित्र आ जाएंगे पेंटिंग्स तो भी बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बाढ़ आ गई चित्रों की। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की एक्टिविटीज ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों के विकास के लिए की जा सकती है। जी सर। जैसे हमने एक कार्यक्रम और लिया कि इस कोरोना काल में बच्चे घर में रहकर क्या क्या काम कर सकते हैं, हम्म। क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो इस पर हमने जब एक वेबिनार आयोजित किया ऑनलाइन, और हमने प्रश्न मंगाए बच्चों से पहले, तो लगभग 4,500 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। हम्म। आपको आश्चर्य होगा, 2,000 से अधिक बच्चों ने प्रश्न पूछे थे। अच्छा। तो हाँ, और उस प्रश्न का हमने बाइफर्केशन करके लगभग 12-13 प्रकार के प्रश्न बनते थे सारे मिलाकर, और उसके प्रत्यक्ष एक एक छात्र को प्रश्न पूछने का हमने मौका दिया। अवसर भी दिया। हम्म। हाँ, और फिर हमने इसका एक पेपर प्रारूप तैयार करके सारे बच्चों को ऑनलाइन भेजा हमने, कि बच्चे घर में रहकर अपने विकास के लिए घर में भी एक सहयोगी की भूमिका के रूप में अपने शैक्षिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से क्या क्या काम कर सकते हैं, ऐसे चारों विषय का समावेश करते हुए हमने एक पेपर तैयार किया है। वो हमने सारे बच्चों को फिर भेजा। तो इस प्रकार के एक सामाजिक दायित्व को छात्रों में जगाना, यही तो नैतिक मूल्य है, और क्या है। बिल्कुल सर। तो आपको आप तो जानते ही है कि जब ये राम जन्मभूमि का अभियान मुद्दा। चला, जब मंदिर निर्माण के, जी। तो देश में लाखों बच्चों ने अपना योगदान दिया, दिया है सर। अपने साथ छोड़कर उसमें दिए। बिल्कुल। तो ये नैतिक मूल्यों की बात भी कुछ मात्रा में ऑनलाइन की जा सकती है, लेकिन क्या है कि अभी हमारी दृष्टि इस तरफ कम गई है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। तो इस प्रकार हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से भी इस सारी बातें धीरे धीरे की जा सकती है। ये दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, और इसको धीरे धीरे विस्तारित करते जा रहे हैं, तो कई संस्थाएं इसको आगे बढ़ा रही है। तो सर। ये बातें करने का प्रयास सफल हो सकता है। सर बिल्कुल, ये आपने जिस तरीके से बताया शैक्षणिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं कोरोना काल में, चाहे वो सैनिटाइजर को लेकर को हो या फिर मास्क को लेकर के हो या फिर विभिन्न विभिन्न तरीके की वेंटिलेटर्स या सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन सर अब आगे की बात अगर मैं करूं इसके अलावा, तो वर्ष 2020 में सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट लाया गया है। सर इस पे क्या कहेंगे आप? ये शिक्षा नीति किस हद तक सफल कारगर हो पाएगी सर? ये नीति बहुत ही अच्छी नीति है। जी। स्वतंत्र भारत में पहली नीति भारत केंद्रित नीति है।
कि जिनका संपूर्ण केंद्र भारत ही है। तो इस दृष्टि से ये नीति तो बहुत ही अच्छी है। प्रश्न ये हमारे देश में सबसे बड़ा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए। पहले भी जो नीति आई थी, सबसे पहली नीति 1968 में आई थी। दूसरी नीति 1986 में आई थी, 86 में आई। 1986 में। जी सर। इसके पहले भी कई आयोग बने, राधाकृष्ण आयोग बना, मुरली आयोग बना, कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग बना। इन सब में भी इनकी सबकी अनुशंसाएं भी अच्छी थी, जी। लेकिन दुर्भाग्य से उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम्म। इस कारण हमारी शिक्षा की प्रगति होने की जगह हम पिछड़ते गए शिक्षा। तो इस बार जब से ये शिक्षा नीति घोषित हुई है, तब से हमने इस पर काम शुरू किया है और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से हम सारा काम करते हैं। इस नीति को अच्छी तरह से, सुचारू रूप से क्रियान्वित, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो जाए, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। जी। अभी 1 साल पूरा होगा 29 जुलाई को इस नीति को। यस सर। तो तो 1 साल में क्या क्या लोगों ने प्रयास किए और कैसे सफल हुआ है, कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस दिशा में भी हम कार्यक्रम आगे के दिनों में लेने वाले हैं। जी। तो इस तरह से नीति जो आई है, इसको एकदम योग्य नीति है। अगर इस बार इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए तो बहुत ही परिणाम गलत होगा। फिर और हम पिछड़ जाएंगे सर। लेकिन अच्छी बात है कि इनकी शुरुआत हो गई है क्रियान्वयन। जी। केंद्र सरकार ने भी अपने कदम उठाना प्रारंभ किए हैं। कई राज्य सरकारों ने भी अपने टास्क फोर्स बनाए हैं और हम जैसे सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोग भी काफी इसमें सक्रिय हैं। तो इस बार प्रयास है कि ये अच्छी तरह से क्रियान्वित हो जाए, क्योंकि इसमें बच्चों के समग्र विकास की बात है। इस नीति में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की बात है, नैतिक मूल्यों की बात है। तो ऐसी सारी बातें हैं इस नीति में जो अपने को चाहिए शिक्षा के लिए। तो इस तरह से नीति बहुत सुंदर है। हम सब ने मिलकर इसको क्रियान्वित करने, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक प्रयास अच्छी तरह करने की आवश्यकता है। सर, आपने बताया कि पूर्व में दो शिक्षा नीति आई थी 1986 1956 के आसपास सर, 68 के आसपास। लेकिन सर उस टाइम पे उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया। सर अब ये कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो इस समय भी सर क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन होने में कहीं ना कहीं तो बाधा आ रही होगी, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे। तो किस तरीके से सर ये क्रियान्वित हो पाएगी सर इस कोरोना के समय में, जो आप लोगों के द्वारा शिक्षा नीति बनाई गई है? ऐसा है कि शिक्षा नीति तो सरकार ने बनाई है, हमने तो सुझाव दिए थे। हाँ सर, वही सुझाव आप लोगों ने जो दिए हैं। तो ये नीति का क्रियान्वयन की दृष्टि से जब नीति घोषित हुई तो हमने उसी समय से प्रयास प्रारंभ किए। जी। और हमने एक शुरुआत में, देखिए कोरोना की, मैंने जैसे कहा कि कुछ कोरोना के कारण हमारी मर्यादाएं आती है, लेकिन कई विशेषताएं भी लाभ होती है। देखिए आज मैं कहीं मुझे जाना है, मान लो कि मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बुलाते हैं, तो मुझे जाना है तो कम से कम 1 दिन पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय मुझे बुलाते हैं, ऑनलाइन मुझे संबोधित करना है, तो मेरे पास 1-1.5 घंटे का समय होगा तो मैं कर लूंगा। बिल्कुल। तो इसलिए ऑनलाइन हमने बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार किए। मैं समझता हूं कि इस 1 साल के लगभग हमने 400 से ज्यादा सेमिनार, वेबिनार किए हैं। जी। तो इस प्रकार बहुत सारे हमारे अलावा भी लोग कर रहे हैं। तो एक वातावरण पहले बनाना पड़ेगा कि भाई नीति क्या है, क्योंकि लोगों में जागरूकता लाना शिक्षा क्षेत्र में विशेष करके। बिल्कुल सर। तो पहला काम हम ये लोग कर रहे हैं। दूसरा हम ये काम भी कर रहे हैं कि साथ साथ इसका, विशेष करके शिक्षक, प्रोफेसर, इसका अध्ययन अच्छी तरह करें, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात, हमने प्रत्येक यूनिवर्सिटी को भी निवेदन किया था, राज्य सरकारों को पत्र लिखा था कि राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के स्तर पर इसके क्रियान्वयन हेतु एक टास्क फोर्स बनाया जाए सभी स्तर पर। तो अधिकतर राज्य सरकारों ने काम किया है और देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने भी इस दिशा में, विश्वविद्यालयों ने, IIT, NIT, सब लोगों ने काम किया है। तो इस प्रकार से एक इस नीति में दूसरा बात यह है कि इस नीति में बहुत सारे आयाम हैं, नई बातें हैं।
तो शुरुआत में हमने सिर्फ जन जागरण के लिए वेबिनार सेमिनार किए। सेकंड स्टेज में हमने इसमें जो नए नए इश्यू है, जो जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो ऐसी अनेक नई बातें जो है, विद्यालय स्तर पर भी ढांचा पूरा बदलने की बात है, पूरी पेडेगोजी यानी जो पढ़ाने की पद्धतियां बदलने की बात है। तो इन सब विषय लेकर हम लोग काम कर रहे हैं जी कि शिक्षक ये बातों को ठीक ढंग से समझे। जी तो अभी देश में इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, और इसका कुछ न कुछ बातें जो उनके हाथ में है विश्वविद्यालयों के, उन्होंने क्रियान्वयन भी कई विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ कर दिया है। तो इस दृष्टि से कोरोना की एक स्थिति के कारण कुछ मुश्किल तो जरूर है, लेकिन साथ साथ ये ऑनलाइन के कारण एक अवसर भी है। बिल्कुल। कि हम एक दिन में एक स्थान पर जाते थे, इसके बदले एक दिन में हम 2-3 जगह भी ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित कर सकते, भाग ले सकते। कुल मिला के सर ये तो इस, कोरोना सर कुल हाँ मिला जी, के ये कोरोना ने एक प्रॉब्लम को अवसर में बदल दिया है। आप ये कहना चाह रहे हैं सर इससे? देखिए कोरोना ने नहीं बदला है, हम्म। बदलने का काम हमारा है। जी। कि मनुष्य की जो मानसिकता है वो मुख्य विषय है। हम्म। जैसे अब मुझे मालूम है कि कोरोना का पहला जो कार्यकाल जब शुरू हुआ था, तो 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, और हम लोगों ने, मैंने तुरंत 23 मार्च को ही एक देश भर के हमारे कार्यकर्ताओं का एक व्हाट्सएप समूह बनाया। तुरंत मैंने अप्रैल शुरू में एक देश भर के बड़े बड़े शिक्षाविदों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया, और हमने विचार किया कि भाई लोग चिंतित थे कि क्या करें, घर में रहकर सब दिग्भ्रमित थे। तो ऐसे समय में हमने सोचा कि ये हमारा एक दायित्व बनता है कि समाज को विशेष करके शिक्षा क्षेत्र को योग्य दिशा देना, जी। और इस दिशा में काम प्रारंभ किया हमने। तो सब लोग धीरे धीरे करने लगे फिर बाद में। तो नहीं तो क्या है, लोग, साधारण लोगों का क्या स्वभाव रहता है, अरे समस्या आ गई, संकट आ गया, क्या करें, मर गए, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। जी। जैसे मैंने एक मित्र को फोन किया, मैं हर दिन 8-10 लोगों को फोन करता था खास उन दिनों में। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैंने कहा क्या कर रहे हो अभी, तो कि भाई साहब वही प्रश्न है, बस घर पे कभी टीवी देखते हैं, कभी मैं मेरा लैपटॉप लेकर बैठ जाता हूँ, बच्चे अपने लैपटॉप पर बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा कि और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए उनको फोन पर। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप कुछ हमको लिखित में देंगे क्या? तो मैंने एक पेपर तैयार किया था, जी। तो उनको भेजा। तो बाद में मुझे उनका फोन आया 2 दिन के बाद कि भाई साहब अभी 6 महीने तक लॉकडाउन रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सब बहुत कुछ करूंगा, आपने भेजा है। जी। जी। तो ये जो है कि जब संकट आता है, समस्या सामने खड़ी होती है, कोई चुनौती आता है, तब उसकी और एक सकारात्मक दृष्टि से देखने का नजरिया अगर निर्माण हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर उस चुनौती को तो कुछ कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो किया है परिवारों में, जिसको कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, तो कष्ट है ही हमारे सामने। जी। जी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम बहुत कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, और एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। तो ये दृष्टि की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कुछ अच्छा प्रयास अभी देश में चल रहा है। सर आखिरी सवाल आपसे यही है सर, कि आप और आपका जो संस्थान है, संगठन है, वो छात्र और छात्राओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहता है, क्या एक सुझाव देना चाहता है सर? अभी जब लगभग पिछले 1.5 साल से सारा शैक्षिक कार्य बंद है जी। प्रत्यक्ष रूप से, 2 साल से परीक्षाएं लगभग नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ तो परीक्षा ही सर्वस्व है। जी सर। जब एग्जाम होती है तो तभी सब हम। कुछ करने लगते हैं, बिल्कुल। जब परीक्षा नहीं होती है तो सब लोग सो जाते हैं। जी। तो ऐसे समय में बहुत बड़ा नुकसान हमारा शैक्षिक कार्य का हो रहा है। बच्चे बहुत शिक्षण की दृष्टि से पिछड़ जाएंगे, और इस कारण देश की शिक्षा भी पिछड़ जाएगी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। जी। जी। मैंने 73 में हमारी परीक्षा नहीं हुई थी, तब जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चला था, तो 1 साल हमारी परीक्षा नहीं हुई थी। तो मुझे आज तक इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है।
तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के छात्र ये गलत परिणाम न भुगते। बिल्कुल सर। तो इस दृष्टि से शिक्षण कार्य बंद है, भले परीक्षाएं नहीं हो रही है, लेकिन हमने शैक्षिक संस्थानों को भी आह्वान किया है और आगे इस दिशा में हम ठोस काम भी शुरू किया है कि परीक्षा न हो कोई बात नहीं, लेकिन मूल्यांकन इवेल्यूशन तो हो सकता है सारे बच्चों का। तो एक मूल्यांकन इवेल्यूशन की दृष्टि से सभी शैक्षिक संस्थानों में कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो बच्चे घर में फिर से पढ़ना शुरू हो जाएगा, शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा, माँ बाप भी काम शुरू कर देंगे, बच्चे की चिंता करने लगेंगे। बिल्कुल। और हमने इस प्रकार वो मूल्यांकन का चार्ट बनाया है कि बच्चे अपना मूल्यांकन स्वयं करें, इनके अभिभावक बच्चों का मूल्यांकन करें और उनके शिक्षक भी बच्चों का मूल्यांकन करें। जी। तो ये तीनों प्रकार के लोग एक बच्चे पर ध्यान देंगे तो बच्चा फिर से जागरूक हो जाएगा शैक्षिक दृष्टि से। तो घर में बैठकर बच्चे शिक्षण कार्य चालू रखें। विद्यालय जाते थे तो रोज 4-5 घंटे जाते थे, 5 घंटे हो, तो अभी 5 घंटे नहीं, लेकिन घर में घंटे 2 घंटे अपना शिक्षण कार्य रोज करें, घर कैरी ऑन रखें। ये पहली बात है। साथ साथ शैक्षिक संस्थानों को भी इस दिशा में मूल्यांकन का कार्य सब प्रारंभ करें, तो जिससे एक निमित्त मिल जाता है और बच्चों का सही मूल्यांकन भी आगे बढ़ेगा। जो एक शिक्षा नीति में कहा है कि समग्रता की दृष्टि से मूल्यांकन होना चाहिए, तो इस दिशा में भी एक शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भी एक कार्य साथ साथ प्रारंभ हो जाए। और तीसरी बात है कि बच्चे घर में रहकर अपना दिन का समय पत्रक, टाइम टेबल बनाए रोज। जैसा आज शाम को है अभी, तो कल मुझे दिन भर क्या करना है उसका टाइम टेबल एक बनाए। ठीक है, आप टीवी देखिए, आप मोबाइल उपयोग करिए, मैं इनका प्रतिबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन सुबह समय कुछ योग आसन प्राणायाम करना है, दिन में 2 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, 1 घंटे पढ़ाई करनी है। कुछ हम लोग को जो जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे संगीत में हो, चाहे पेंटिंग में हो, चाहे वैदिक गणित में हो, वो एक्टिविटीज रोज घंटे एक करनी है। रोज कुछ अच्छी क्षमा करिए, महापुरुषों के, विवेकानंद है, शिवाजी है, गुरु गोविंद सिंह है, ऐसे व्यक्तित्वों को किताबें पढ़ने का प्रयास जी। तो ऐसे पूरी एक टाइम टेबल दिन का बना ले। तो ये जो लॉकडाउन का और जब विद्यालय बंद है, ऐसे कार्यकाल उनके लिए नुकसानदेह नहीं, लेकिन उसके लिए आशीर्वाद बन सकते, अमृत का वरदान बन सकते हैं। हाँ, तो इस दिशा में प्रयास बच्चे भी करें और साथ साथ उसके अभिभावक और उनके शिक्षक भी इस दिशा में बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो मुझे लगता है कि कोरोना काल भी उनके जीवन में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो यही मैं सारे छात्रों को निवेदन करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर अतुल कोठारी। मिस्टर अतुल कोठारी ने साफ साफ कहा है कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं वो लगातार इस कोविड काल में, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो या और भी भिन्न भिन्न जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बना करके भेज रही हैं। साथ ही उन्होंने जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं कक्षा 10वीं 12वीं के जिनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, उनसे ये आह्वान किया है कि वो अभी भी अपनी जो शिक्षा है उसको कंटिन्यू रखें, ताकि ये जो समय है, कोविड का समय है, वो उनके लिए माइलस्टोन साबित हो सके। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इन्हीं तरह के और विशेष व्यक्तित्व, विशेष मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही आप, हमारी डीटी न्यूज नेटवर्क टीम आपसे एक अपील करती है कि इस समय भारत कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है और नीति आयोग के हिसाब से बहुत ही जल्द कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है भारत में। तो इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क जरूर लगाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अगर सही वक्त आ गया है तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि अगर कोविड से जीतना है, कोविड मुक्त होना है भारत को, तो एक वैक्सीनेशन ही सफल कारगर उपाय है। धन्यवाद।